क्या हाल है? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पारुल आडवाणी साइंस यूट्यूब चैनल पर। और अपन कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका के अंदर हम सेल गुणसूत्र स्टार्ट किया था अपन ने। गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र की खोज किसने की है। हाँ, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ आंसर दो। गुणसूत्र की खोज किसने की है? स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र नाम किसने दिया है? वोल्डेयर ने। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? सटन और बोवेरी। फिर मैं आपको गुणसूत्र की स्ट्रक्चर समझा रही थी, तो एक लाइन आप लिखो कॉपी में। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में। अभी मैं लिखा दूंगी, चित्र भी वापस से दिखाऊंगी। पहले एक बार इसको देखो, इधर देखो। सेल पढ़ रहे थे अपन, तो ये वाली है सेल। सेल के बीच में क्या था? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारे गुणसूत्र नजर आ रहे होंगे ना। फिर इस चित्र में से एक गुणसूत्र निकलकर अपन ने अलग किया है कि भाई इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गुणसूत्र हैं। और गुणसूत्र के एंड पार्ट क्या कहलाते हैं? टेलोमियर। मैंने आपको कल ही बता दिया था, गुणसूत्र के अंतःखंड टेलोमियर, मध्य भाग होता है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर या प्राथमिक संकीर्णन। और इस पर लीनियर अरेंजमेंट में कौन होते हैं? जीन्स। इसमें डार्क लाइनें दिख रही है ना आपको, ये जीन्स ही होते हैं। और फिर लास्ट में कल वाले चित्र में बताया था ना, द्वितीयक संकीर्णन, और द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर वाला भाग होता है सैटेलाइट। फिर देखो, गुणसूत्र पर है ना ऐसे ऐसे लिपटे हुए होते हैं डीएनए। गुणसूत्र पर ऐसे लिपटे हुए कौन होते हैं? डीएनए। लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए ऐसे गुणसूत्र पर लिपटा हुआ होता है। तो देखो, ये तो सेल थी, सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र। और मैंने आपको कल ही बताया था, एक केंद्रक में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? एक केंद्रक में 46। 46 में से अपन ने एक को अलग किया। और फिर इस गुणसूत्र की भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो फिर इसमें कौन आता है? डीएनए। ये देख लो, इसी की इंटरनल स्ट्रक्चर में से निकल करके डीएनए बाहर आ रहा है। तो इस पिक से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सिस्टम है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम। 1 न्यूक्लियस इक्वल टू 46 क्रोमोजोम। और फिर इसमें से एक क्रोमोजोम को अपन ने अलग कर लिया। फिर इसकी भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए अपन पढ़ेंगे डिटेल से। ये तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे फोल्डेड होते हैं डीएनए, तो इसी में से ही डीएनए निकल के बाहर आ रहा है ना। चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुणसूत्र का 90% भाग बना होता है डीएनए और एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। गुणसूत्र का 90% जो भाग होता है ना, वो डीएनए और कौन सी प्रोटीन से बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। और हिस्टोन प्रोटीन का नाम याद हो तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, पर वो याद तब होगा ना जब आपने रिवाइज किया है और आप पुरानी चीजों को टाइम टू टाइम पढ़ रहे होंगे। अदरवाइज लास्ट में जिस दिन सेल खत्म होगी ना, उस दिन ये रहेगा कि पहले दिन ही क्या पढ़ा था। इसलिए आपका काम केवल पढ़ना ही नहीं है, नई क्लासेज को, पुरानी को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जो पुराने का सोपड़ा साफ, आगे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का सोपड़ा साफ होता जाएगा। तो पीछे वालों को भी टाइम टू टाइम रिवाइज किया करो। रिवाइज इन द सेंस से कि आप जैसे आज मान लो कि मैंने यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, अपन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम पढ़ रहे हैं, तो आपका काम है, अभी तो तुम फ्री, और स्टूडेंट लाइफ में तो भाई पढ़ाई के लिए तो हमेशा ही फ्री होना चाहिए। जब काम ही पढ़ना है तो फिर इसके लिए तो फ्री होना पड़ेगा ना आपको, ये तो इसके लिए तो टाइम होना ही चाहिए। पहले दिन से सेल को देखो, फर्स्ट पेज से, मतलब बहुत ज्यादा टाइम देख के भी नहीं पढ़ो तो सरसरी निगाह से तो देख सकते हो ना। सरसरी निगाह से हर पन्ने को देखो कि उस पे क्या लिखा हुआ है। और अगर आपने उसको बार बार देखा है ना, तो वो इमेजेस आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। अपने को हनुमान चालीसा कैसे याद हुई थी बचपन में? घर वालों ने डेली पढ़ाते थे कि इसको पढ़ो, चाहे अपने को अर्थ भी याद नहीं होता था, लेकिन वो आज तक भी याद है ना। और रात में कोई दिक्कत हो जाती है ना कभी, तो तुरंत याद आ जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वैसे ही आप इनको बार बार देखा करो। बार बार देखने से इमेजेज आपके माइंड में इतनी फिक्स हो जाएंगी ना, एग्जाम में आपको ये भी याद रहेगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ था, ये भी याद रहेगा। और वो जिस दिन ऐसा हो गया ना, उसी दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो गुणसूत्र का 90% भाग तो किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन से। जबकि इसका 10% भाग किससे बना होता है?
आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो हिस्टोन के दो टाइप हो गए, दो टाइप की प्रोटीन हो गई ना, एक तो हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। गुणसूत्र का 90 से 92% पार्ट तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, जबकि इसका 8 से 10% भाग होता है वो आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ये क्षारीय होती है, बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की, बेसिक नेचर की होती है। जबकि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ये अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। समझ गए क्या? हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय। और ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन आगे चलते हैं। देखो, गुणसूत्र पढ़ रहे थे अपन, क्लासेज को सबको बताया करो, सभी बच्चों के साथ शेयर करो कि भाई सबको फ्री निःशुल्क क्लासेज का सबको फायदा मिलना चाहिए ना। और ग्रुप बना के पढ़ाई किया करो सभी बच्चों से। आपके जो भी दोस्त हैं, कोरोना में आप मिल नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, फोन पे डिस्कस किया करो कि आज मैम ने क्या पढ़ाया, क्या क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, याद है, और आपने उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि नॉर्मली एक केंद्रक में, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। उसमें मैंने आपको प्लांट सेल में बताया था, जो बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका है वो कहलाती है सकोशिकीय सिनोसाइट, और बहुकेंद्रकीय जंतु कोशिका क्या कहलाती है? सिंशियम। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ऐसी सेल बताओ जिसमें दो न्यूक्लियस हों, तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कितने हों? दो। दो केंद्रक वाली सेल का आपको आंसर देना था, और इसका आंसर है उपास्थि की कोशिका। उपास्थि व एक है पैरामीशियम, उपास्थि और पैरामीशियम की कोशिका। उपास्थियां होती हैं, उपास्थि होती है कार्टिलेज। उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? एक तो बोन्स होती हैं, ये हाथ में हड्डी है, हड्डियां कठोर होती हैं, उपास्थियां लचीली होती हैं। कान में उपास्थि है, नाक में लचीली ना, फोल्ड कर पा रहे हैं तो ये उपास्थि होती है। तो उपास्थि की कोशिकाओं में दो केंद्रक। पैरामीशियम हो ना, ये एक सूक्ष्म जीव है, ये एनिमल की कैटेगरी में ही आता है, और ये आता है संघ प्रोटोजोआ के अंदर, जिसके अंदर अमीबा भी आती है, और अमीबा का नाम आपने सुना होगा। तो पैरामीशियम संघ प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है, और पैरामीशियम के अंदर भी कितने केंद्रक होते हैं? दो। एक तो इसमें गुरु केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। और ये कल के क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो मेरी बात सुनो, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में आपको वापस से बना के बता देती हूँ एक बार। चित्र में दिखाया भी था ना मैंने आपको कल। गुणसूत्र का मध्य भाग तो अपन ने लिखा था क्या कहलाता है? गुणसूत्र के मध्य भाग का नाम, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो, इसका मतलब घर पे पढ़ाई की थी आपने, ये सेंट्रोमियर है। बाकी दो नाम मैंने आपको कल बताए थे, प्राथमिक संकीर्णन, काइनेटोकोर। इस पर लीनियर अरेंजमेंट में कौन थे? जीन। और इसके एंड पॉइंट क्या कहलाते हैं? टेलोमियर। इसके एंड पॉइंट क्या कहलाते हैं? टेलोमियर। अब दो क्वेश्चन में लिख रही हूं, आंसर आप देने की कोशिश करना। देखो, एक तो मैं लिख रही हूं आनुवांशिक गुणों के वाहक, वेक्टर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, आनुवांशिक गुणों के वाहक। और सेकंड क्वेश्चन में लिख रही हूं आनुवांशिक गुणों की संरचनात्मक, आनुवांशिक गुणों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। आनुवांशिक गुणों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स। आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? पहली बात तो
जो लक्षण अपने को माता पिता से मिलते हैं ना, अरे आपके भाई बहनों को या आपके आपको देख करके कोई भी बता देता है ना कि तुम्हारा भाई है या तुम्हारी बहन है या तुम्हारे माता पिता हैं, चेहरे से मतलब बॉडी एक्टिविटीज से किसी भी चीज से पता लग जाता है। वो लक्षण होते हैं आनुवंशिक लक्षण। और वाहक वर्ड का मतलब होता है लाने ले जाने वाला। जैसे आप कोचिंग में आते थे ना, बस में बैठ के आते थे, या गांव से अब आओगे जयपुर तो बस में बैठ के आओगे, बस आपको गांव से उठा के यहाँ लाएगी, यहाँ से उठा के गांव ले जाएगी। तो बस ने आपके लिए किसका काम किया है? वाहक का काम किया ना। तो लाने ले जाने वाला होता है वाहक। अब मेरी बात सुनो, ये गुणसूत्र है, इस पर रेखाओं के रूप में कौन होते हैं? जीन। गुणसूत्र का काम होता है जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। समझे क्या? गुणसूत्र का काम क्या है? जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। जैसे बस थी, बस ने अपने ऊपर सीटें लगा रखी थी ऐसे, इन सीटों पर आप जाकर बैठ गए थे, बस ने आपको यहाँ से उठा के गांव पहुंचाया, गांव से उठा के यहाँ लेके आ गई। तो इसका मतलब अपन गुणसूत्र की तुलना किससे कर रहे हैं? बस से। गुणसूत्र ने इन रेखाओं के रेखीय अरेंजमेंट में अपने ऊपर जीन्स को बैठा रखा था, और ये जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अपने माता पिता से अपने अंदर पहुंचाया और अपने अंदर अपने से अपनी संतानों में पहुंच जाएंगे। समझ गए क्या? तो वाहक का या लाने ले जाने का काम यहाँ पर कौन कर रहे हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र कर रहे हैं, क्रोमोसोम। लेकिन आनुवांशिक गुणों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी या जेनेटिक कैरेक्टर्स इज ए जीन। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? जीन। क्योंकि अपने को आनुवांशिक लक्षण किससे मिलते हैं? जीन से। माता पिता से आपको जो लक्षण मिले हैं ना, वो जीन से मिलते हैं। और यदि आपको जीन आंसर में ही नहीं मिला तो, जीन आंसर में ही नहीं मिला तो फिर आंसर में कौन आएगा? डीएनए। फिर आंसर में कौन आएगा? डीएनए। क्योंकि जीन डीएनए का ही एक छोटा खंड होता है। जीन डीएनए का ही एक छोटा खंड है। तो जीन आंसर में नहीं मिले तो आंसर में डीएनए लगाना है, गुणसूत्र लगा के मत आ जाना। ऐसा थोड़ी होगा कि जिस दिन बस अपने को नहीं लेके गई तो अपन बस को उठा के ले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जीन आंसर में नहीं मिलेगा तो फिर आंसर में कौन आएगा? डीएनए। और गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? मेटाफेज। मेटाफेज नाम अभी आपको पहचाना हुआ नहीं लग रहा है या समझ में नहीं बैठ रहा है तो सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। वहां पे आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो वहां समझ जाओगे आप। तो इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन मेटाफेज। संरचना लिखा है मैंने, संरचना का अध्ययन। संरचना जो ये बनाई है ना अपन ने, इसका अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, गुणसूत्र का 90% पार्ट तो बना होता है डीएनए और हिस्टोन से, जबकि 8 से 10% भाग किससे बना होता है? आरएनए और नॉन हिस्टोन से। हिस्टोन कैसी होती है? क्षारीय। और नॉन हिस्टोन कैसी होती है? अम्लीय। इतना आप समझ गए? अब देखो, अब हम लिख रहे हैं मनुष्य में गुणसूत्र। अपने अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं बताओ आप? क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। हाँ सही बोल रहे हो, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। और 46 को अपन कितने जोड़े बोल सकते हैं? 23 जोड़े, 23 पेयर्स बोल सकते हैं ना। अब देखो 46 गुणसूत्रों को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 2। 46 गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हाँ मेरे साथ साथ बोला करो, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, और दूसरे कौन से? लिंग गुणसूत्र। समझ गए क्या? 46 गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा है? 2। कौन कौन से? कायिक और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों को ही क्या कहते हैं? ऑटोसोम।
कायिक गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अब हिंदी वाले ये मत बोलना कि मैडम हम क्यों याद करें ऑटोसोम, तो क्यों याद करेगा भाई, वहां पे ऐसे लिखा हुआ आएगा ऑटोसोम, फिर ढूंढता रह जाना कि ये ऑटोसोम कहाँ से आ गया, तो कायिक फिर घर आके मिलेगा। और लिंग गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? एलोसोम। एलोसोम भी इंग्लिश वर्ड है, ये मैंने हिंदी इसकी बना के लिखा है। एलोसोम ऐसे आएगा वहां पे लिखा हुआ, ये है एलोसोम। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम भी बोलते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम या हेट्रोसोम। और लिंग गुणसूत्रों की खोज की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है मैकलंग। लिंग गुणसूत्रों की खोज किसने की है? लिंग गुणसूत्रों की खोज की है मैकलंग ने। लिंग गुणसूत्रों की खोज मैकलंग। समझ गए? देखो, मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46। 46 को अपन ने कितने भागों में बांटा? 2। कौन कौन से? कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों का काम क्या है? फंक्शन ऑफ ऑटोसोम, शरीर का निर्धारण, काया या देह का या शरीर का निर्धारण करते हैं। तो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये काया या देह या शरीर का निर्धारण। कायिक गुणसूत्र होते हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक स्ट्रक्चर, शरीर का निर्धारण करते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्रों का काम क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, लिंग का निर्धारण। इनका काम होता है लिंग का निर्धारण। लिंग के निर्धारण का मतलब क्या है? लिंग निर्धारण भाई लड़का है या लड़की है वो ये करेंगे। अब देखो 46 में से कायिक कितने होते हैं? ये कायिक गुणसूत्र मेल फीमेल में इक्वल होते हैं, दोनों में समान होते हैं। और 46 में से कायिक कितने होते हैं? 44। और 44 को अपन 22 पेयर्स बोल सकते हैं, 22 जोड़े। समझ गए? अब 44 कायिक हो गए तो लिंग गुणसूत्र कितने होंगे? 2 या 1 जोड़ा। लिंग गुणसूत्र होगा 2 या 1 जोड़ा। और एक जोड़ा कौन कौन सा होता है? तो ये तो फिर आप जानते हो, XX और XY। XX किस में होगा? महिलाओं में। XX किस में होता है? महिलाओं में। और XY किस में होता है? पुरुष में। XX किस में होता है? महिलाओं में। और XY किस में होता है? पुरुष में। इतना आप समझ गए? एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज कर रही हूँ, देखना। देखो, ये तो मैंने आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बताया था ना। 2 केंद्रक किस में होते हैं? उपास्थि में और पैरामीशियम में। ये स्ट्रक्चर थी। फिर आनुवांशिक गुणों की वाहक गुणसूत्र, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। पहला आंसर जीन, सेकंड आंसर डीएनए। इसके बाद में अपन ने गुणसूत्रों को 2 भागों में बांट दिया, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। सिंपल सी चीज थी ये तो। देखो, बताना तो मुझे सारा ही पड़ेगा ना भाई, सिंपल भी बताऊंगी तो जो हाई लेवल तक है वो भी बताऊंगी तो सारा ही, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है ना। सभी बच्चों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, उनका भी जो साइंस बहुत बार पढ़ चुके हैं और उनका भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। देखो, माता के गुणसूत्र क्या होते हैं? XX। माता के गुणसूत्र XX और पिता के गुणसूत्र क्या होते हैं? XY। ये तो आप जानते हो कि कोई भी फीमेल है तो उसमें XX होता है, मेल है तो उसमें XY होता है। अपने को इनका क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस कैसे करना है वो मैं सिखा रही हूँ। ये क्रॉस आपसे एग्जाम में ये वाला आएगा या नहीं आएगा, बट इसकी जो प्रोसीडिंग होगी ना, इसी से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बताओ इनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? एक ऐसा ही क्रॉस आएगा। अपन आनुवांशिक रोग बढ़ेंगे, हेरिडिटरी डिजीज, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। माता ऐसी वाहक है या पिता रोगी है तो इनकी संतानें कैसी होंगी? तो सेम यही क्रॉस आपके वहां पे काम आएगा। अब इसको भी अपन ने अलग अलग करके लिख दिया, XX और ये XY। क्रॉस कैसे करना है इसके लिए आप पहले ना एक को पकड़ लो, एक कोई सा भी पकड़ लो इनमें से। X को पकड़ लिया अपन ने, इसका क्रॉस किससे कर दिया? पिता के X से। करना कुछ नहीं है, मिला के लिखना है, ओनली कहीं करने बैठ जाओ। ये XX लिख दिया और फिर इस X को किससे मिला दोगे? पिता के Y से। बस इसका काम खत्म हो गया ना। अब देख लो, इसको पहले मैंने इस X से मिलाया,
फिर इसको मैंने इस y से मिलाया, और ये XX और ये YY, सॉरी XY। फिर इस X को पकड़ लिया अपन ने, इसका क्रॉस अपन ने इस X से किया और इसका क्रॉस अपन ने इस Y से किया। रिजल्ट सेम आए ना, सेम आएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र सेम थे। तो यदि माता और पिता हैं तो उनकी संतानें क्या होंगी, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो यहाँ पर या तो लड़की हो रही है या फिर लड़का हो रहा है। और यदि तीसरे से कोई चमत्कार हो तो, अरे लड़का और लड़की के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? यस, चमत्कार भी तो होते हैं ना, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कलयुग में छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं, और चमत्कार कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले अपन ने नॉर्मल बात की है ना, फिर एक्सेप्शंस की बात करेंगे। अब देखो, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? क्वेश्चन सुनो, ये आपके लिए कल का सवाल है। शिशु का लिंग निर्धारण, सोच के आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? अब किसके पे करता है? तो भाई माता के एक्स पर, माता के एक्स पर, या पिता के एक्स पर, या पिता के वाई पर, या पिता के एक्स वाई पर। ये आप मुझे बताओगे। इतना समझ गए आप? इसके बाद में मैं आपको पढ़ा रही हूँ विशिष्ट गुणसूत्र, स्पेशल क्रोमोसोम, विशिष्ट गुणसूत्र या स्पेशल क्रोमोसोम। भाई नॉर्मल गुणसूत्र तो अपन ने पढ़े हैं ना कि XX होते हैं, XY होते हैं। कुछ है ना, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें स्पेशल क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ पॉलीटिनी गुणसूत्र, पॉलीटिनी क्रोमोसोम। हिंदी क्रोमोसोम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एग्जाम में हिंदी में ऐसे आएगा लिखा हुआ, पॉलीटिनी गुणसूत्र, या इन्हीं को ही बोलते हैं लार ग्रंथि गुणसूत्र। पॉलीटिनी गुणसूत्र या लार ग्रंथि गुणसूत्र, सेलाइवरी क्रोमोसोम, इन्हीं को ही बोलते हैं महागुणसूत्र, महागुणसूत्र। और महा के लिए जियांट, महा मतलब आकार में बड़ा, तो इसके लिए होगा जियांट क्रोमोसोम, जियांट क्रोमोसोम। समझ गए? पॉलीटिनी गुणसूत्र, लार ग्रंथि गुणसूत्र, महागुणसूत्र या जियांट क्रोमोसोम। ये जियांट क्रोमोसोम की खोज की थी, इनकी खोज की थी एक साइंटिस्ट ने, और उसका नाम था बाल्बियानी। पॉलीटिनी गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? बाल्बियानी ने। बाल्बियानी ने, साइंटिस्ट का नाम है भाई ये बाल्बियानी, और इसने किस में से की थी? ये जो ऑर्थोपोडा संघ या डिप्टेरा ऑर्डर होता है ना, इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट वगैरह, कीट वगैरह में से की थी। कीट, एक ड्रोसोफिला होती है फल मक्खी, ड्रोसोफिला फल मक्खी, और कीटों में से की थी। इनको जियांट या कीट या ड्रोसोफिला की फल मक्खी की लार ग्रंथियों में से की थी, और इनकी लार ग्रंथियों में से की है, तभी तो इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र कहा है ना। और इनको जियांट क्यों कहा है, तो वो सुन लो कि इनको जियांट क्यों कहा है। इसमें ना ये सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्र का मध्य भाग, सेंट्रोमियर की संख्या निश्चित रहते हुए क्रोमेटिड्स की संख्या बढ़ जाती है। सेंट्रोमियर की संख्या निश्चित रहते हुए क्रोमेटिड्स की संख्या बढ़ जाती है, और ये ऐसे राक्षस के समान हो गया ना, जियांट, बड़े आकार का हो गया, इसलिए इसको जियांट क्रोमोसोम कहा गया है। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? पॉलीटिनी गुणसूत्र में क्या होता है? सेंट्रोमियर की संख्या निश्चित रहते हुए क्रोमेटिड्स की संख्या का बढ़ना। लिख लेना आप, मैंने 4 बार बोला है, सेंट्रोमियर की संख्या निश्चित रहते हुए क्रोमेटिड्स की संख्या का बढ़ना पॉलीटिनी गुणसूत्र कहलाता है। आकार बड़ा हो गया, जियांट क्रोमोसोम हो गए, और कुछ समय बाद में सेल डिवीजन के दौरान इनकी डेथ हो जाती है पॉलीटिनी गुणसूत्रों की। आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में सवाल आया हुआ है, पॉलीटिनी गुणसूत्रों की खोज किसने की है? बाल्बियानी ने। सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट में आया हुआ है साइंस वाले बच्चों के। पॉलीटिनी गुणसूत्र, लार ग्रंथि गुणसूत्र, महागुणसूत्र, जियांट क्रोमोसोम,
डिस्कवरी किसने की? बाल्बियानी ने। किस में से की थी? डिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं ये, डिप्टेरा ऑर्डर में, डिप्टेरा गण में। एक ऑर्डर होता है गण डिप्टेरा, उसके अंदर आते हैं कीट पतंगे, ड्रोसोफिला फल मक्खी। एक तो घरेलू मक्खी होती है, एक आपने मंडी में देखा होगा ना, फलों पर मोटी मोटी मक्खियां बैठी होती हैं, वो है ड्रोसोफिला फल मक्खी। इनकी लारग्रंथियों में से की थी, इसलिए ये लारग्रंथि गुणसूत्र हैं। और इनमें क्या होता है, तो सेंट्रोमियर की संख्या तो एक ही रहती है, लेकिन क्रोमेटिड्स की संख्या बढ़ जाती है। इतना समझ गए? इसके अलावा मैं आपको विशिष्ट गुणसूत्रों में एक और गुणसूत्र बताती हूँ, सेकंड। ये भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर, लैम्ब्रश गुणसूत्र। ये बहुत फेमस सवालों में से रहे हैं, बट उनके तो पहले आ गए ना भाई, उनके पहले आ गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। लैम्ब्रश गुणसूत्र, लैम्ब्रश क्रोमोजोम, इंग्लिश में भी लैम्ब्रश क्रोमोजोम ही रहेगा। लैम्ब्रश गुणसूत्र क्या होते हैं? लैम्ब्रश गुणसूत्र, पहली बात तो लैम्ब्रश गुणसूत्रों की खोज की है रूकर्ट ने। रूकर्ट एक साइंटिस्ट था, इसने सूरा मछली, एक फिश थी सूरा नाम की, उसकी oocyte अंडाणु में से इसकी खोज की थी। रूकर्ट ने सूरा मछली में से की है इसकी खोज। ये बिल्कुल 11th 12th है, ये 9वीं 10वीं नहीं चल रही, 9वीं 10वीं में नहीं है ये सारी चीजें। लैम्ब्रश गुणसूत्रों की खोज की है रूकर्ट ने सूरा मछली के oocyte में से। लैम्ब्रश गुणसूत्रों में क्या होता है, सेंट्रोमियर तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें ना क्रोमेटिड्स जो होते हैं ना, वो लूप के आकार के हो जाते हैं। लैंप को साफ करने वाले लूप के समान या ब्रश के समान, तो इसलिए इनको लैम्ब्रश गुणसूत्र कहा है। ये स्ट्रक्चर वाइज, संरचना वाइज कैसे होते हैं? लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान, लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान, लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान, इसलिए इनको लैम्ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। और ये लैम्ब्रश गुणसूत्र किस किस में मिलते हैं? तो ये अपने अंदर भी मिलते हैं, कशेरुकियों की oocyte में भी मिलते हैं, प्लांट्स में भी मिलते हैं। ये वर्टिब्रेट्स कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स कशेरुकियों की प्राइमरी oocyte में, कशेरुकियों की oocyte में और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी मिलते हैं। इसमें भी सेंट्रोमियर तो एक ही रहेगा, ये देखो सेंट्रोमियर तो एक है ना, लेकिन क्रोमेटिड्स ऐसे लूप के आकार के हो जाते हैं, तो इनको लैम्ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। किस में मिलते हैं? तो कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आप और में आते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुक दंड, वो कहलाते हैं कशेरुकी। और कशेरुकियों की oocyte अंडाणु के अंदर बनती हैं, oocytes उनमें, और प्लांट्स में पाए जाते हैं। लैम्ब्रश गुणसूत्रों का काम क्या है? फंक्शन ऑफ लैम्ब्रश गुणसूत्र, इनका काम होता है प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन व आरएनए का क्या करते हैं? संश्लेषण। इतना समझ गए क्या आप? तो लैम्ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटिनी गुणसूत्र विशिष्ट हैं, जो आपको एग्जाम्स में आएंगे। इनकी खोज रूकर्ट ने सूरा मछली में से। इतना आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।